वेलकम बैक। आज हम CSI नेट एग्जाम का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम क्वांटम मैकेनिक्स से था। प्रॉब्लम आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। जो प्रॉब्लम था, एक पोटेंशियल गिवन था, तो उसका कुछ वैल्यू गिवन था स्पेसिफिक रेंज पे। उसके टाइम हम लोग को पूछा गया था एनर्जी पोटेंशियल का रिलेशन कौन सा होगा। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए सिंपल सा श्रोडिंगर इक्वेशन यूज़ करें तो आसानी से आंसर आना चाहिए था। तो ठीक है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, देख लीजिए। पहले जो पोटेंशियल गिवन था यहाँ पे Vx इक्वल टू इनफाइनाइट माइनस V0 एंड 0, तो इसका मैंने पहले x के वर्सेस v का प्लॉट किया है। तो फिर उसमें मैंने कंसिडर किया ये फर्स्ट रीजियन एंड ये सेकेंड रीजियन। तो इसके बराबर फर्स्ट रीजियन में जो पोटेंशियल था वो माइनस V0 था, तो इसको हमने श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट किया। देन जो सेकेंड रीजियन था उसमें पोटेंशियल 0 दे रखा था, तो यहाँ पे भी हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज़ किया। तो इसी से हमारा फर्स्ट रीजियन में जो वेव फंक्शन मिल रहा है वो ψ1 कंसिडर किया, या सेकेंड रीजियन में जो वेव फंक्शन मिल रहा है उसको हमने ψ2 कंसिडर किया। फिर हमको ये पता है कि इक्वेशन जब हम फाइंड करते हैं, यानी कुछ वेव फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाउंड स्टेट में, तो उसी टाइम हम लोग कुछ वेव फंक्शन का कुछ एक्सेप्टेबल कंडीशन यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगाया। पहला बाउंड्री कंडीशन लगाया फर्स्ट रीजियन में, जो है x इक्वल टू 0 एंड ψ1 इक्वल टू 0। तो वहाँ पे क्योंकि x इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट पोटेंशियल है, मतलब वेव फंक्शन शुड भी 0 होता है, तो इसको लगा के हमने ψ1 फाइंड आउट कर लिया। एंड दूसरा बाउंड्री कंडीशन लगाया क्योंकि x इक्वल टू a पे क्या है कि दोनों वेव फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो फिर ψ1 इक्वल टू ψ2 यूज कर सकते हैं x इक्वल टू a पे, तो वहाँ से मिल रहा है a रिलेशन। तो फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होता है, तो यहाँ से मिल रहा है और एक रिलेशन। तो मैंने सिर्फ श्रोडिंगर इक्वेशन को लगा के ये सॉल्व किया। ठीक है, बाद में जो ऑप्शन था उसको अरेंज करें तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो रिलेशन को रिमेंबर कर लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 4 एंड 5 को मैंने स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो उसी से हमको मिल रहा है साइन स्क्वायर अल्फ़ा ए प्लस यहाँ से मिल रहा है अल्फ़ा स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ए, और C1 स्क्वायर जो था उसको कॉमन लेके मैंने यहाँ से लिख दिया C3 स्क्वायर बाई C1 स्क्वायर प्लस C4 स्क्वायर बाई C1 स्क्वायर। बट यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे जो मिल रहा है ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही है, सारे कांस्टेंट टर्म ही है, तो मैंने इसको इग्नोर किया है। ठीक है, तो इसको इग्नोर किया है इसलिए क्योंकि ऑप्शन में शायद कुछ कांस्टेंट के बारे में नहीं था, तो फिर इसको 0 कंसिडर कर लिया क्योंकि ये एक इक्वेशन टाइप होता है, हमको मिलता है ये। तो यहाँ से जो मिल रहा है साइन स्क्वायर अल्फ़ा ए इक्वल टू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर के स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ए, और यहाँ से कॉस स्क्वायर अंडर साइन स्क्वायर करें तो मिल रहा है कॉट स्क्वायर अल्फ़ा ए। तो फिर यहाँ से मिल रहा है इक्वल टू माइनस ऑफ के स्क्वायर अंडर अल्फ़ा स्क्वायर। बट हमने पहले ही कंसिडर किया है अल्फ़ा एंड के का वैल्यू, तो यहाँ से पुट करें तो ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर ए और रूट अंडर 2m एच कट स्क्वायर e प्लस V0 प्लस इक्वल टू माइनस ऑफ e अंडर e प्लस V0। ए ऑप्शन सी पे था, तो ए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, द रामन रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स is observed using an incident radiation of wave number 12500 centimeter inverse, and the first shifted band, the wave number of the observed line are given. Here the 5 lines are given. Actually the values of the vibrational frequency and rotational constant respectively. The fourth option are given. At first जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मतलब डेल्टा न्यू जो वाइब्रेशनल होता है उसका वैल्यू क्या होगा, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है रोटेशनल कांस्टेंट क्या होगा, मतलब बी का वैल्यू क्या होगा। तो
ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं रामन इफ़ेक्ट यानी रामन स्पेक्ट्रा। तो इसमें शायद जो था वो है वाइब्रेशनल रामन लाइन था, और इसमें जो रामन रोटेशनल लाइन जो होता है उसको हम लोग रैले लाइन में नहीं यूज करते। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करें, पहले एक डायग्राम ड्रॉ किया है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसमें टोटल 5 जो शिफ्ट उस पर दे रखा था, और एक इंसिडेंट जो था वो था 12500। तो हम लोग को पूछा गया था वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी था उसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग को ये पता है कि जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है उसका पहले जो बैंड मिलता है उसमें 6B आता है, उसके बाद में जो सेकंड में जो मिलता है वो 4B आता है, यहाँ पे भी 6B, यहाँ पे 4B ऐसे होता है। तो उसी से हम लोग को जो इंसिडेंट जो दे रखा था फ्रीक्वेंसी उसको हम लोग यूज़ करें, वहाँ से जो मिडिल में जो वैल्यू आ रहा है, मतलब वाइब्रेशनल रामन लाइन जो आ रहा है उसको हम लोग जो ये भी दे रखा था क्वेश्चन में, तो इसको डिफरेंस करें तो इसका रिजल्ट आ रहा है 2330 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब यही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। और हम लोग को ये पता है कि जो रोटेशनल कांस्टेंट मिलता है वो एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या किया, ए जो शिफ्ट है और उससे डिफरेंस किया, तो ये दोनों डिफरेंस में जो आता है वो फार्मूला में हम लोग ये स्टडी किया था 6B आता है, तो इसको मैंने लिख दिया 6B = 12 जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मिल रहा है B = 2। और भी एक डाटा को हम लोग चूज कर सकते हैं, ये जो दो डिफरेंस लिया तो इसमें डिफरेंस 4B आ रहा है, तो यहाँ से भी मिल रहा है B = 2। तो ये प्रॉब्लम जस्ट यूज करने के लिए थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम था, मतलब कुछ डाटा तुमको मालूम रहना चाहिए था पहले से। और रामन इफेक्ट में ये स्पेक्ट्रा जो बैंड में प्रोड्यूस होता है 6B 4B 2B ऐसे होता है, तो उसको यूज़ करके आसानी से ये प्रॉब्लम कर सकते थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो है 2330 सेंटीमीटर इनवर्स, एंड जो रोटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू आएगा वो है ऑप्शन बी, ठीक है। The matrix corresponding to the differential operator 1 plus ddx in the space of the polynomials of degree at most 2 in the basis of the spanned by f1, f2, f3 are given। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग सिर्फ मैथमेटिकली जो मैट्रिक्स में पढ़ा था बेसिस वेक्टर वहाँ से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए हम लोग आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट। तो देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे D f1 f2 f3 गिवन था, और जब भी कोई बेसिस ऑफ द स्पैन दे रखा जाता है तो उस टाइम हम लोग x = df लिख सकते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू ABC यहाँ पे क्वेश्चन में था, और पहले मैंने कंसिडर किया a = f1 जो शायद प्रॉब्लम में 1 दे रखा था, तो इसको मैंने यहाँ पे पुट किया। तो यहाँ से जो ऑपरेट करने से यहाँ पे 1 था, तो 1 मल्टीप्लाई ऑफ 1 प्लस ddx ऑफ 1 विल बी 0। सो दैट मीन्स a = 1 और x का कोई यहाँ पे टर्म नहीं है, मतलब x का कोएफिशिएंट 0 है, मतलब b = 0 एंड सिमिलरली c = 0। फिर यहाँ से x1 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, x1 लिखा इसलिए क्योंकि a = f1 कंसिडर किया, ठीक है। तो f1 के बारे में x1 मिल रहा है, सो 1 0 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो सिमिलरली जब f = f2, यहाँ पे जो था f2 = x गिवन था, तो a पुट करें तो यहाँ से मिल रहा है x + 1। तो ये दोनों साइड पे इस इक्वेशन में कंपेयर करें तो a का वैल्यू मिल रहा है 1, b का वैल्यू मिल रहा है 1 एंड c का वैल्यू मिल रहा है 0। सिमिलरली f का वैल्यू जब f3 मतलब x² पुट किया तो उस टाइम मिल रहा है a = 0, b = 2, c = 0। तो ऐसे x1, x2, x3 को फाइंड आउट करना था।
फिर डी का वैल्यू हम लोग कॉलम मैट्रिक्स से लिख लिया। तो क्योंकि डी का वैल्यू जो डायगोनलाइज मैट्रिक्स होता है वो कॉलम मैट्रिक्स में ही लिखा जाता है, तो सिर्फ ऐसे ही लिखना था। तो यहाँ पे मिल रहा है 1 0 0, पहले x1 को एंड x2 जो मिल रहा था 1 1 0 एंड x3 जो मिल रहा है 0 2 0 0 2 एक्चुअली 0 2 0 आई थिंक 0 2 एक्चुअली दिस इज 1 ओके, क्योंकि c x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, सो c इक्वल टू 1, सो दैट मीन्स 0 2 1, सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस मैट्रिक्स। गिवन ए हैमिल्टोनियन, जो प्रॉब्लम था यहाँ पे वो हैमिल्टोनियन दे रखा था p² अंडर 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस h का ओमेगा अंडर रूट अंडर 5/2 एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ m ओमेगा अंडर h का x स्क्वायर। तो यहाँ पे जो पूछा गया था फर्स्ट ऑर्डर ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी ग्राउंड स्टेट का क्या होगा न्यू हैमिल्टोनियन का। तो पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो हैमिल्टोनियन दे रखा था इसको पहले जो दो टर्म है ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का सिंपल सा फॉर्म है, मतलब एक हार्मोनिक ऑसिलेटर दे रखा था और उसके बाद में जो टर्म था h का ओमेगा अंडर रूट अंडर 5/2 एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ m ओमेगा अंडर h का x स्क्वायर, ये टर्म पार्ट ऑफ टर्म था। तो इस टर्म को हमको करेक्शन करना था, हम लोग ये परटर्बेशन थ्योरी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। तो दिख रहा है आप लोग को जो हैमिल्टोनियन दे रखा था यहाँ पे वो p² अंडर 2m प्लस हाफ m ओमेगा x स्क्वायर x स्क्वायर, ये सिर्फ नॉन हैमिल्टोनियन है, मतलब ये जो नॉन हैमिल्टोनियन होता है 1 डायमेंशन का हार्मोनिक ऑसिलेटर का, यही दे रखा था। यहाँ पे ये जो पार्ट था वो ये पार्ट था। तो इसको सॉल्व करने के लिए जस्ट आप पार्टर्बेशन लगा दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए मैंने पहले चूज किया ये हैमिल्टोनियन है, इसको हमने कंसीडर किया, ये ओल्ड हैमिल्टोनियन है, ये पार्ट है। तो न्यू हैमिल्टोनियन या न्यू सिस्टम का जो एनर्जी है उसको हम लिख सकते हैं ई प्राइम इक्वल टू ई ओल्ड प्लस जो करेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया था फर्स्ट ऑर्डर ग्राउंड स्टेट एनर्जी करेक्शन। इसके लिए मैंने यहाँ पे Eg प्राइम यूज किया इसको, और E0 जो है वो है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द ओल्ड हैमिल्टोनियन, एंड ये जो है ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है जो पार्ट ऑफ पार्ट था इसके लिए। तो फिर हमको ये मालूम है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो होता है h का ओमेगा अंडर 2, हमको फाइंड करना था E1 0 का। तो इसको हम लोग यूज करें परटर्बेशन थ्योरी का फॉर्मूला से, जो होता है E0 1 इक्वल टू साई 0 h प्राइम साई 0। साई 0 जो होता है वो है नॉन वेव फंक्शन ऑफ द ग्राउंड स्टेट हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसका फॉर्म हमको मालूम था साई 0 इक्वल टू m ओमेगा पाई h काट टू दी पावर 1 अंडर 4 एक्सपोनेंशियल माइनस m ओमेगा 2h काट x स्क्वायर, इसको याद करना चाहिए। तो फिर इस फॉर्मूला से यूज करें तो जो आ रहा है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साई 0 स्टार h प्राइम साई 0 x। तो यहाँ से हम लोग साई 0 प्राइम या साई 0 स्टार साई 0 को मान पुट करें तो सिंपल सा सॉल्यूशन है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे गामा फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो गामा फंक्शन में हम लोग को ये पता है गामा फंक्शन ऑफ हाफ इक्वल टू रूट अंडर पाई होता है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी का करेक्शन आ रहा है एज का ओमेगा अंडर 332, बट यहाँ पे क्वेश्चन में था कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन ऑफ द न्यू सिस्टम में क्या होगा ग्राउंड स्टेट में। सो जो ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन होगा Eg प्राइम, यहाँ से पुट करें E0 1 को, मतलब करेक्शन ऑफ द वाटर पार्ट के लिए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो मिल रहा है एज का ओमेगा अंडर 3/2 सो इसको पुट करें तो यहाँ पे मिल रहा है Eg प्राइम इक्वल टू 17 अंडर 32 एज का ओमेगा। ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन इस प्रॉब्लम का सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्राइम कर दीजिए, ये एक्चुअली ग्राउंड स्टेट न्यू हैमिल्टोनियन का पार्ट ऑफ पार्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 17 अंडर 32 एज का ओमेगा। शायद ये 5 मार्क का क्वेश्चन था। An amplifier
with a voltage gain of 40 decibel without feedback is used an electronic circuit. A negative feedback with a fraction 1 by 40 is connected to the input of this amplifier. The net gain of the amplifier in the circuit is closest to options are 40 decibel, 37 decibel, 29 decibel and 20 decibel. तो क्वेश्चन में क्या था, एक एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन दे रखा था जो 40 डेसिबल था, फीडबैक फ्रैक्शन था मतलब बीटा गिवन था जो 1/40 था। तो कैलकुलेट करने के लिए बोला था गेन इन डेसिबल क्या होगा, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए हम लोग को कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन था, मतलब कुछ फार्मूला था वोल्टेज गेन इन डेसिबल में जो होता है 20 log base 10 AV। इसको यूज़ करके हम लोग इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो था गिवन उसको हमने लिख लिया यहाँ पे, वोल्टेज गेन फीडबैक फ्रैक्शन। तो हमको पता है वोल्टेज गेन इन डेसिबल 20 log base 10 AV होता है। तो प्रॉब्लम में जो था वोल्टेज गेन गिवन था तो 40 यहाँ पे पुट करें तो AV का वैल्यू आ रहा है 100। बट यहाँ पे क्वेश्चन में था फीडबैक था, तो इसके लिए हम लोग एम्पलीफायर का जो गेन मिलता है जब फीडबैक रहता है तो A इक्वल टू AV अंडर 1 प्लस बीटा AV। तो इसमें बीटा एंड AV का वैल्यू पुट करें तो A का वैल्यू मिल रहा है 28.57 और वहाँ से जो गेन मिल रहा है डेसिबल यूनिट में वो है 20 log base 10 और A हमने यहाँ पे जो फाइंड आउट किया A को पुट करने से हमको मिल रहा है 29.11। इसका नियरली इक्वल टू रिजल्ट जो आ रहा है 29 डेसिबल, ठीक है। At time t equal to 0, a particle in the ground state of the Hamiltonian is function of t p square under 2m plus half m omega square x square plus lambda x sin omega t under 2। सो जो पोटेंशियल यहाँ पे था वो तो फर्स्ट टर्म जो था वो तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का ही था, बट जो टर्म पार्ट ऑफ पार्ट था यहाँ पे जो पार्ट ऑफ पार्ट था यहाँ पे टाइम फंक्शन था, मतलब ये टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो लैम्डा ओमेगा एम पॉजिटिव कांस्टेंट बोला गया था और यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का वैल्यू पूछा गया था। तो इसको यूज़ करने के लिए टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होता है वही फार्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करें तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पार्ट ऑफ पार्ट था वो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन पार्ट था क्योंकि यहाँ पे टाइम फंक्शन में था। सो यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का मैंने फार्मूला यूज किया यहाँ पे CMN इक्वल टू -i अंडर एच कट इंटीग्रेशन m के नोटेशन ऑफ mn ऑफ h प्राइम e टू द पावर ऑफ i ओमेगा t dt। और यहाँ पे जो ओमेगा होता है वो है En माइनस em बाई एच कट, दो एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन के लिए। और जो ट्रांजिशन हो रहा है वो 0 to 1, सो दैट मीन्स C01 ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होगा ये, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड जो आएगा वो है ऐसे कैलकुलेट करने से, और जो लिमिट दे रखा था क्वेश्चन में 0 to 2 पाई अंडर ओमेगा, और एक इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसका वैल्यू आएगा -4 अंडर 3 ओमेगा। ये आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिए। और हमको ये पता है कि लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में पोजीशन ऑपरेटर को नंबर ऑपरेटर से लिखे तो A कैप प्लस A डैगर रूट अंडर ऑफ एच का 2m ओमेगा इक्वल टू x कैप होता है। और जब x कैप में 1 को यहाँ पे यूज़ करें के नोटेशन में तो शायद इस पे भी आ जाएगा के नोटेशन 1। और हमको ये पता है कि ये लोअरिंग ऑपरेटर है तो इसमें एक स्टेट लोअरिंग हो जाता है, और ये राइजिंग ऑपरेटर है तो यहाँ पे एक स्टेट इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से मिल रहा है 1 से 0, और ये जो स्टेट 1 था इसमें 2 आ गया। और आइगन वैल्यू का जो वैल्यू आता है इसमें रूट अंडर n प्लस 1 आता है, और इसमें जो आता है रूट अंडर n आता है। तो शायद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a कैप ऑफ n इक्वल टू मिलता है रूट अंडर n ऑफ n माइनस 1। स्टेट को n से n माइनस 1 बनाता है, और जब A डैगर ऑपरेटर आता है तो n के ऊपर ऑपरेट करने से आइगन वैल्यू मिलता है रूट अंडर n प्लस 1
एंड स्टेट को बनाता है n+1, एक स्टेट इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ किया। सो यहाँ से जो मिल रहा है और रूट अंडर ऑफ एज का 2m ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 ब्रैड रोटेशन में मैंने इसमें ऑपरेट किया। सो 0 में रिजल्ट आएगा, बाकी 0 2 रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थोगोनल बेसिस है ये सारे। सो यहाँ से जो मिल रहा है वो C01, यहाँ से मैंने इसका वैल्यू तो मिल गया है अभी, तो ये पुट किया यहाँ पे, और ये जो इंटीग्रेशन है उसका वैल्यू आएगा -4/3 ओमेगा। तो ये कैलकुलेट करने से हमें C01 मिल रहा है। बट हमको पूछा गया था ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मतलब ये जो एम्पलीट्यूड है इसका मॉड स्क्वायर वैल्यू आता है। सो यहाँ से सिंपल सा सॉल्यूशन है, तो इसका वैल्यू जो आ रहा है 8/9 लैम्डा स्क्वायर m एज कट ओमेगा क्यूब। ठीक है, A paramagnetic salt with magnetic moment per ion mu plus minus equal to plus minus mu b, where the mu b is the Bohr magneton, is the thermal equilibrium at temperature T in a constant magnetic field B. The average magnetic moment m expectation as a function of kBT under mu b is the best represented by 4 ग्राफ दे रखा था। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो करेक्शन होता है सिस्टम में मैग्नेटिक मोमेंट साथ जब मैग्नेटिक फील्ड रहता है, वही करेक्शन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग एक सिंपल सा फॉर्म में यूज़ करते हैं, A = -μ.b। उसको यूज़ करने से हमें सिस्टम का हैमिल्टोनियन पता चल जाएगा। उससे पार्टीशन फंक्शन निकले, तो पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करने से मैग्नेटिक मोमेंट का, यानी मैग्नेटिक जो एवरेज मोमेंट है, मतलब मैग्नेटाइजेशन का जो एवरेज, वो कैलकुलेट हो जाएगा। उसी से जब रिलेशन मिल जाएगा, उससे जो ग्राफ दे रखा था आसानी से वो ऑप्शन आ जाएगा। तो हम लोग को पता है कि हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, कोई सिस्टम में जब मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड रहता है तो करेक्शन टर्म जो होता है वो A = -μ.b। बट यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट पर आयन में दे रखा था वो प्लस माइनस के फॉर्म में दे रखा था। तो जब हम म्यू को प्लस कंसिडर करें तो यहाँ से फॉर्मूला जो आ रहा है -μb, एंड जब म्यू को हम लोग -μb कंसिडर करें तो यहाँ पे मिल रहा है μb। देन फाइंड आउट करें पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन का जो फॉर्म होता है z = e⁻⁻βh नॉन डिजेनरेट्स केस में, यहाँ पे नॉन डिजेनरेट था, तो z = एक बार जब एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव में था उसमें आ रहा है e⁻β⁻μb, एंड जब पॉजिटिव में आ रहा था उसमें आ रहा है माइनस के बारे में। तो फिर वहाँ से एवरेज मैग्नेटाइजेशन निकले, तो जो होता है वो है एवरेज जो आएगा वो है μb e⁻β⁻μbb एंड -μb e⁻β⁻μbb अंडर समथिंग। तो μb को कॉमन ले लिया यहाँ से। तो ये जो फॉर्म है ये tan हाइपरबोलिक फंक्शन का टर्म है। तो यहाँ से हमको मैग्नेटाइजेशन का एवरेज वैल्यू यानी मैग्नेटिक मोमेंट का एवरेज वैल्यू और बीटा से रिलेशन आ गया। बट बीटा जो होता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में वो 1/kBT होता है। kB है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T है टेम्परेचर। बट क्वेश्चन में जो ऑप्शन पूछा गया था वो है एम का एक्सपेक्टेशन kBT अंडर μb b से। तो यहाँ से 1/ कर दे जो ब्रैकेट में है, तो वही मिल रहा है एक्चुअली एक्स एक्सिस में। तो ये इक्वेशन को प्लॉट करें तो ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ जो आ रहा है वो यही ऑप्शन था, यही करेक्ट ऑप्शन होगा।